का स्वागत है। आज मैं साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म मॉन्स्टर्स की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म 1993 में शुरू होती है क्योंकि हम एक युवा लड़के से मिलते हैं जो हमेशा आंखों पर पट्टी बांधे रहता है, भले ही इससे उसे परेशानी हो। उसकी माँ उसे इसे हटाने नहीं देगी। एक रात जब वे रात का खाना खा रहे थे तो उसके पिता आते हैं और अपनी माँ को पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि राक्षस बच्चे को अपनी माँ को गाली देते हुए और उसे घसीटते हुए छोड़ दें। वो अपनी आंखों पर पट्टी उतारता है और उनका पीछा करता है और जैसे ही वो अपने पिता को अपनी आंखों से देखता है, उसके पिता ने जो कुछ किया है उसे देखकर उसकी खुद की गर्दन टूट जाती है। उसकी माँ उसे गला घोंटने की कोशिश करती है ताकि वो किसी और को चोट न पहुंचा सके, लेकिन उसके लिए उसका प्यार उसे डराता है। वो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अपनी माँ को भी मारने से खुद को रोकने का प्रबंधन करता है, यह महसूस करते हुए कि उसके आसपास रहना सुरक्षित नहीं है। वो चुपचाप चला जाता है। 20 साल बाद लड़का एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो गया है जो एक घायल पैर के कारण अपनी शक्तियों पर अधिक नियंत्रण रखता है, जिससे वो काम नहीं कर पाता है। वो अपनी शक्तियों का उपयोग पैसे चुराने के लिए करता है। लोगों को एक दिन जीवित रहने के लिए व्यस्त बाजार में बैठकर वो अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों को फ्रीज करने के लिए करता है, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि उसकी शक्तियां एक डिलीवरी मैन पर काम नहीं करती हैं जो डिलीवरी खत्म करने के बाद सड़क पर एक ट्रक को उतार रहा था। वो आदमी जो आत्महत्या करता है लड़के की शक्तियों के प्रति प्रतिरक्षित होने लगता है और उसके दोस्त अकीरा और जून की इमारत से बाहर आते हैं और फिर भी जादू के तहत गिर जाते हैं और हिल नहीं सकते हैं, लेकिन शुशी अभी भी अप्रभावित है। जब लड़का दूर चला जाता है, शुशी के दोस्त सामान्य हो जाते हैं, लेकिन अचानक वो हो जाता है। अपने अपार्टमेंट में लौटने वाली एक गुजरती कार से मारा गया लड़का शुशी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन यह मानकर उसे जाने देने का फैसला करता है कि वैसे भी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि अस्पताल में हम देखते हैं कि शुशी अभी भी जीवित है क्योंकि उसके दोस्त उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वो एक कार दुर्घटना में भी था जब वो एक बच्चा था। वो बच गया था, लेकिन उसके परिवार के बाकी लोगों ने नहीं किया। जब उसने अपनी नौकरी के बारे में पूछा तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि कंपनी ने उसे निकाल दिया है क्योंकि शुशी अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित है। उसे कार्ड दिखाता है जिसने उसे मारा और सुझाव दिया कि वो अस्पताल छोड़ने के बाद मुआवजे के लिए उसके पीछे जाता है। शुशी कार्ड पर पते पर जाता है जो उसे गिटार की मरम्मत की दुकान में ले जाता है जहां वो केन से मिलता है और उसके पिता कुमियो जल्दी से उसे पहचान लेते हैं। और जब वो मुआवजे के बारे में पूछता है तो कुमियो पूछता है कि क्या वो इसे किश्तों में भुगतान कर सकता है, तो उसे एक चेक सौंपता है, लेकिन कुमियो उसके साथ बहस करता है क्योंकि यह उसकी सेवानिवृत्ति निधि से आया है जिसे वो केन के लिए अपनी पुस्तक प्राप्त करने के लिए बचा रहा है। प्रकाशित होने पर वो जोड़ देती है, लेकिन शुशी बिना इसे लिए छोड़ देता है। जब वो अपने दोस्तों के पास वापस जाता है तो वो बताता है कि उसने पैसे से इनकार कर दिया क्योंकि वो केन को उसके सपनों को खोने नहीं दे सका, इसलिए वे उसे मरम्मत की दुकान पर नौकरी की पेशकश करते हैं। अगले दिन काम शुरू करने के बजाय वो तुरंत कुमियो और केन को अपने समर्पण और काम नैतिकता के साथ प्रभावित करता है। समय के साथ शुशी और केन इतने करीब हो जाते हैं कि वो भरोसा करती है उसे रात के खाने पर अपनी किताब का एक मसौदा पढ़ने के लिए। शुशी अपने बचपन से त्रासदी साझा करता है कि दुर्घटना में उसके पूरे परिवार की जान चली गई और उसे लगता है कि वो अपने भाई को बचा सकता था जो उसके साथ पीछे की सीट पर था। फिर वो बताता है कि दुर्घटना के बाद से उसका मंत्र तब तक जीवित रहता है जब तक आप एक दिन मर नहीं जाते, क्योंकि उसके दोस्त दुकान में उससे मिलने जाते हैं। वे फिर से सम्मोहित हो जाते हैं क्योंकि लड़का उन्हें दरवाजे से घूरता है। जब वे सामान्य हो जाते हैं तो वो उन्हें कुमियो और केन से मिलवाता है और वे जल्दी से इसे अकीरा के रूप में मारते हैं। कुमियो को एक टैबलेट का उपयोग करना सिखाता है। जून शुशी को केन के बारे में चिढ़ाता है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है क्योंकि वो खुद के लिए सच है। लड़का फिर दुकान में जाता है और सभी को सम्मोहित करता है, लेकिन फिर भी यह देखकर शुशी को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो शुशी के दोस्तों को उस पर हमला करने के लिए नियंत्रित करता है, लेकिन शुशी उन्हें दूर धकेलता है और लड़के से लड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टेबल पर रखता है, केन स्टैब शुशी इन बैक। शुशी लड़ना जारी रखता है, लेकिन फिर लड़का अपने पिता को खिड़की से धकेलने के लिए केन को नियंत्रित करता है, जबकि शुशी है कुमियो केन के बारे में चिंतित। विचलित होने से उसे एक उपकरण से झटका लगता है और लड़का अपनी किताब के साथ दुकान से बाहर चला जाता है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कुमियो की मृत्यु अत्यधिक रक्त हानि के कारण होती है। प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करने के बाद शुशी जासूस शिबामोटो और उसके सहायक से मिलता है और समझाने की कोशिश करता है लड़के ने उन्हें अपने आदेश का पालन करने के लिए कैसे नियंत्रित किया। हालांकि वो उनसे झूठ बोल रहा है कि कुमियो ने केन के बारे में सच्चाई को छिपाने के लिए आत्महत्या कर ली है, क्योंकि शुशी को आश्चर्य होता है कि वो इस लड़के की शक्तियों से कैसे प्रतिरक्षित है। शिबामोटो उसे
आराम देता है और उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है। यह याद दिलाता है अपने बचपन की त्रासदी के बारे में जब वो रो रहा था और अपने भाई को मरने देने के लिए अपराध बोध से ग्रस्त था। तो शिबामोटो भी था जो उसे घर ले गया और घर लौटने पर उसकी देखभाल की। होप टू कम्फर्ट केन। सुशी ने टैबलेट को देखा और महसूस किया कि चूंकि अकीरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इससे पहले कि लड़का उसमें चला गया, उसने पूरी घटना को कैद कर लिया। जब वो इसे अपने दोस्तों को दिखाता है तो वे इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि केन नहीं कर सकते क्योंकि केन कर सकते हैं। अकीरा को वीडियो संपादित करने के लिए कहने के बाद अपने पिता को खिड़की से बाहर धकेलते हुए देखा जा सकता है। सुशी शिबामोटो को बुलाता है लेकिन दरवाजे पर लड़के को पाता है। वो लड़के को ग्रिल करता है कि वो अपनी शक्तियों के लिए प्रतिरोधी क्यों है, लेकिन लड़का सिर्फ 2 अजनबियों को उस पर हमला करने के लिए सम्मोहित करता है। वापस दुकान के अंदर और अपने दोस्तों को चलाने के लिए कहता है कि वे वीडियो को एक USB स्टिक में स्थानांतरित कर दें और खिड़की से बाहर निकल जाएं, इससे पहले कि लोग दरवाजे से तोड़ें। अजनबी सुशी को पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करता है वो लड़के को मारता है जिससे वो हार जाता है। एकाग्रता और अजनबी उसकी शक्तियों से बाहर निकल जाते हैं जबकि वो भाग जाता है क्योंकि सुशी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि लड़के का पैर खराब है। लड़का अपनी शक्तियों का उपयोग फिर से कुछ कार्यकर्ताओं को सुशी को हराने के लिए करता है, लेकिन जब वो एक कार की हेडलाइट से अंधा हो जाता है तो वो उन पर नियंत्रण खो देता है, जिससे सुशी को एहसास होता है कि उसकी आंखें उसकी शक्ति का स्रोत हैं क्योंकि कार्यकर्ता उस पर फिर से हमला करते हैं। सुशी उसे एक राक्षस कहते हैं जिसने कुमियो को मार डाला। लड़का घोषणा करता है कि वह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है अपनी शक्तियों के प्रति प्रतिरक्षा, इसलिए सुशी को शहर छोड़ना होगा। फिर वे शिबामोटो की आवाज सुनते हैं जो अभी भी फोन पर है और लड़का हमला करने से पहले उसे तोड़ देता है और स्टेशन पर सुशी द्वारा पुलिस स्टेशन में घसीटा जाता है। सुशी शिबामोटो के सहायक से मिलता है जो कहता है कि उन्हें कुछ असामान्य मिला वीडियो के माध्यम से जाने के दौरान अपने चेहरे के बारे में। जब वे इस पर चर्चा करते हैं तो लड़का एक पुलिस अधिकारी को सुशी को गोली मारने के लिए सम्मोहित करता है, जबकि जासूस को उसे एक कमरे में बंद करने के लिए मजबूर करता है। वो सुशी को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन ट्रिगर खींचने से पहले हिचकिचाता है। सुशी इस झिझक का फायदा उठाता है और जल्दी से सभी को सामान्य बनाने के लिए दीपक बंद कर देता है क्योंकि लड़का भाग जाता है। सुशी शहर के केंद्र में उसका पीछा करता है जहां वो एक बार फिर पूछता है कि वो लड़के से प्रतिरक्षा क्यों है। एक बार फिर सुशी को हथियाने के लिए यादृच्छिक लोगों पर नियंत्रण कर लेता है और जब वो मुक्त होने के लिए संघर्ष करता है तो सुशी की ऊर्जा लड़के को चोट लगती है और साथ ही उसकी उंगली जलती है। लड़का फिर गुस्से में एक महिला को अपने बच्चे को फेंक देता है लेकिन सुशी उसे बचाने के लिए छलांग लगाती है। जमीन से टकराने से पहले उसकी शक्तियों के तहत लोग सुशी पर सामान फेंकना शुरू कर देते हैं और वो सीमेंट ब्लॉक से कुचल जाता है क्योंकि वो वहां असहाय है। लड़का कहता है कि वो अभी भी जीवित हो सकता है अगर उसने अपना रहस्य रखा और दूर चला गया, लेकिन सुशी चमत्कारिक रूप से फिर से बच गया। इस बीच अधिकारी देखते हैं सुरक्षा फुटेज जो साबित करता है कि लड़का दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम है। शिबामोटो अपने सहायक के साथ चर्चा करता है जो सोचता है कि दोनों सुशी और वो लड़का उत्परिवर्ती हैं जो एक दूसरे को रद्द करने में सक्षम हैं। वो यह भी सोचती है कि मामले पर चर्चा करने के बाद उनका मुठभेड़ उनके आसपास के सभी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। पुलिस ने दोनों को गोली मारने के लिए जिम्मेदार ठहराया। घटना और उनके घर लौटने के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध करता है। लड़का पुलिस को उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेता है लेकिन अपनी शक्तियों का उपयोग उन्हें सम्मोहित करने के लिए करता है। फिर वो एक अधिकारी से पूछता है कि क्या वो उसका नाम जानता है क्योंकि वो भी उनकी तरह ही एक इंसान है और राक्षस नहीं, लेकिन फिर वो उन्हें एक दूसरे को गोली मार देता है और शिबामोटो को छिपते हुए नहीं देखता है, जिसने देखा कि पूरी चीज सुशी अपने दोस्तों से मिलती है जो नोटिस करते हैं कि उसका छुरा घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है। सुशी उन्हें बताता है कि वो सोचता है कि वो केवल वही है जो उस राक्षस को रोक सकता है जो वे चाहते हैं उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो इसे अकेले करने पर जोर देता है। इस बीच केन एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो बताती है कि वो लड़के की माँ है। वो उसे बताती है कि उसे अखबार के माध्यम से उसके बारे में पता चला है। वो उसके लिए माफी मांगती है लेकिन अपनी माँ के बारे में पता लगाने के बाद बिना कुछ कहे चली जाती है। लड़का अपने पुराने घर लौटता है लेकिन उसे पता चलता है कि सभी को सम्मोहित करने के बाद उसे पुलिस से इत्तला दे दी जाती है। दुकान पर उसे वापस मार डालो। केन वीडियो पाता है और सीखता है कि वो अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सुशी ने उसे आश्वासन दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी क्योंकि वो उसे उस महिला के बारे में बताती है जो पहले आई थी। वो उसे घर बुलाता है लेकिन उस लड़के तक पहुंचता है जो था खुद को मारने के बारे में। सुशी ने उसे बताया कि जीवन में उसका उद्देश्य उसे मारना है और उसे अपनी प्रेरणा खोजने के लिए कहें। अगली सुबह
शिबामोटो केन की दुकान पर दिखाई देता है और शुशी के बारे में पूछता है और उसे सूचित करता है कि लड़के की मां ने रात को आत्महत्या कर ली थी। शुशी की तलाश में वे अपने दोस्तों से मिलते हैं जो बताते हैं कि वो अकेले लड़के से लड़ने के लिए गया था। शिबामोटो को एक टिप मिलती है कि वे एक थिएटर की ओर जा रहे हैं और वे कार में उन दोनों का पीछा करते हैं। शिबामोटो केन को बताता है कि शुशी हमेशा कहता है कि वो तब तक जीना चाहता है वो मर जाता है क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या वो अपनी उपचार क्षमताओं के कारण मर सकता है। जब शुशी थिएटर में आता है तो उसे पता चलता है कि लड़के ने सभी को सम्मोहित कर लिया है क्योंकि वे सभी कहते हैं कि वो उसे मारने में सक्षम नहीं है। वे एक मेस देते हैं ऋषि की वहां हर कोई पीड़ित होगा क्योंकि शुशी लड़के को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर वो ऊपरी मंजिलों से कूदकर लोगों को आत्महत्या करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो शुशी शिबामोटो से विचलित होता है, चुपके से उस पर बंदूक तानते हुए कहता है कि वो नहीं जाने दे सकता। वो अपनी उत्परिवर्ती शक्तियों के साथ दुनिया को नष्ट कर देता है। लड़का जवाब देता है कि शुशी भी असामान्य है और शिबामोटो सोचता है कि इन लोगों को कभी पैदा नहीं होना चाहिए क्योंकि शुशी ऊपर जाता है और उन्हें देखता है कि लड़का शिबामोटो को शुशी पर बंदूक को इंगित करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने प्रतिबिंब का उपयोग करता है। दूर शिबामोटो बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर लेता है क्योंकि लड़के लोगों को पकड़ लेते हैं। उन्हें उठा लिया जाता है। वे चारों ओर सभी शवों को देखते हैं और घबराहट पैदा करते हैं क्योंकि वे सभी केन के बाहर भागते हैं और लड़के पर बंदूक तानते हुए कहते हैं कि उसकी अपनी मां ने उससे कहा था उसे मार डालो। वो उस पर अपनी ही मां को मारने का आरोप लगाती है, लेकिन वो इससे इनकार करता है कि वो केन पर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और लोगों को शुशी पर फिर से हमला करते हुए उसे दूर ले जाता है। जब शुशी उसकी ऊर्जा का विरोध करता है तो उसकी ऊर्जा प्रभावित होने लगती है लड़के के शरीर को जी और वो उसे रोकने के लिए भीख मांगता है क्योंकि वो केन के साथ नीचे आता है। पुलिस ने उसे रोशनी से अंधा कर दिया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उन्हें चकमा देने में कामयाब रहा क्योंकि वे उसे एक राक्षस कहते हैं। वो उनसे असहमत होते हुए सामने आता है और उन्हें रोशनी देता है। शुशी उसके पास आता है और केन की रिहाई की मांग करता है, लेकिन वो उसे गोली मार देता है क्योंकि वे एक दूसरे का सामना करते हैं। शुशी स्वीकार करता है कि वो भी एक राक्षस है जो अपनी असली पहचान छिपाना चाहता था। यही कारण है कि उसने जल्द ही अपने भाई की मदद भी नहीं की। अकीरा और जून दिखाई देते हैं और लड़के पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें यह कहते हुए रोकता है कि मनुष्य कमजोर हैं और वो उन सभी को मारना चाहता है। लेकिन शुशी कहते हैं कि किसी को मरने की जरूरत नहीं है। फिर वो देखता है कि केन आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शुशी के अनुरोध पर लड़का उसे अपनी शक्तियों से मुक्त करता है। क्योंकि लड़का उसकी ओर चलता है, उसकी किताब उसकी जेब से गिर जाती है और शुशी को अपना नाम लिखा हुआ पाता है। लड़का रेलिंग से कूद जाता है, लेकिन शुशी ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि किसी को भी उसे मरने की जरूरत नहीं है। मांग शुशी ने उसे गिरने दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि लड़का केन को युशी को धक्का देने के लिए मजबूर करता है और साथ ही वे जमीन पर गिर जाते हैं। लड़का कहता है कि वो उससे मिलकर खुश है क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि कोई उसका नाम जाने जो कि उसके जैसा ही शुशी तनाका है। अंत में वे दोनों जीवित रहते हैं क्योंकि शुशी ने जमीन से टकराने पर उनकी रक्षा की, जबकि लड़का अपनी तरह के इशारे से हिल गया, जो कि वीडियो से था। इस तरह की अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें।